हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप सभी बढ़िया होंगे। और उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी 2025 की आने वाली वैकेंसीज़ के लिए आप तत्पर पढ़ाई कर रहे होंगे। साथियों, मैं भी आपकी इस तैयारी को चार चांद लगाने के लिए आ चुका हूं। मैं अब आपको डेली एक से एक वीडियो प्रोवाइड करता रहूँगा हिंदी के, वो भी 10-12 मिनट की वीडियो, जिससे आप देखेंगे कि आपके हिंदी में एक बढ़िया स्कोर आप डेवलप कर पाएंगे। यानी इस वीडियो में मैं इस वीडियो के माध्यम से एक एक वीडियो डेली लाता रहूँगा। इसके माध्यम से मैं आपका हिंदी का कोर्स 2 महीने के अंदर कंप्लीट करवा दूंगा, और यहाँ से आपको हिंदी का छपा हुआ मिलेगा कोर्स। ठीक है, आपके एग्जाम में यहाँ से देखने को मिलेगा। मैं अभी वर्तमान में उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 60,244 में सिलेक्टेड हूँ, और मैंने इसी पीडीएफ से पढ़ाई की थी, जो मैं पीडीएफ आप लोगों को यूट्यूब पर पढ़ाऊँगा। यह पीडीएफ एक तरीके से समझ लीजिए कि पैनीसिया यानी रामबाण आपके लिए साबित होगी। तो चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि डेली एक क्लास हिंदी की मिलती रहेगी, और डे बाय डे मैं आपको 10-12 मिनट की क्लास में एक महत्वपूर्ण पूरा कॉन्सेप्ट थ्योरी के साथ, प्लस इसको अच्छे से अगर आपने पहली बार पढ़ा होगा कहीं से तो रिवीजन कर सकते हैं। बहुत ही बिंदास क्लास होने वाली, बेहतरीन क्लास होने वाली साथियों। इस तरह की क्लास आपने शायद ही यूट्यूब पर देखी होंगी, क्योंकि 10-12 मिनट में मैं आपको पूरा निचोड़ दे दूँगा, और पार्ट बाय पार्ट इस वीडियो को अपलोड करता रहूँगा। जैसे मैंने यहाँ से संज्ञा से शुरुआत की, तो अब हम लोग पहले ग्रामर का पार्ट शुरू करेंगे। ग्रामर का पार्ट ख़त्म करने के बाद फिर हम लोग बात करेंगे रस छंद अलंकार के बारे में, यानी गद्य का पार्ट ख़त्म करने के बाद फिर हम लोग चलेंगे साहित्य पे, और साहित्य के बाद फिर हम लोग चलेंगे मुहावरे लोकोक्ति, क्योंकि वो लोग तो आप भी कर सकते हैं, उसमें कॉन्सेप्ट की कोई ज़रूरत नहीं होती, रटने की ज़रूरत होती। लेकिन जो संज्ञा है, ग्रामर है, और क्या नाम, रस छंद अलंकार, ये गद्य के जो पार्ट हैं, और साहित्य का पार्ट है, और ग्रामर का पार्ट है हिंदी में, वो मैं आप लोगों को करवा दूंगा। ये क्लास इक्वली इंपॉर्टेंट है एसएससी जीडी के लिए भी। उत्तर प्रदेश पुलिस 2025 में जो वैकेंसी आ रही है 26,000 के करीब, यानी 19,220 पद हैं उसके लिए। और ये क्लास यूपीएसआई के लिए इक्वली इक्विवेलेंट होने वाली आने वाले एग्जाम्स के लिए। और आप लेखपाल की भी ले सकते हैं, मतलब जितने भी यूपी के एग्जाम्स होते हैं जहाँ पर हिंदी पूछी जाती है, ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। तो ज़्यादा देर ना करते हो, शुरू करते हैं क्लास को। और आज ये हमारी पहली क्लास है संज्ञा की। संज्ञा से मैं स्टार्ट करूँगा, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया विशेषण, इस तरीके से मैं आपको ग्रामर पढ़ाता चलूँगा। लगभग 2 महीने के कोर्स में मैं आपको पूरी हिंदी कवर करवा दूंगा, और आप देखेंगे हिंदी के आपके क्वेश्चंस जो नहीं बन रहे वो बनना स्टार्ट हो जाएंगे। जिन्होंने पहले पढ़ा है उनके लिए तो भी रिवीजन क्लास होने वाली है, और जिन्होंने नहीं पढ़ा, पहली बार पढ़ रहे हैं, तो इससे बेहतरीन आपके लिए क्लास नहीं होने वाली है पूरे यूट्यूब पे, क्योंकि ये 10-12 मिनट की क्लास आपको आपका समय बचाएगी, और अपना समय अदर सब्जेक्ट में लगाइए, जैसे मैथ, रीजनिंग और जीएस में, तो आपको वहाँ से अच्छा स्कोर मिल जाएगा। तो हिंदी में आपको टेंशन नहीं लेनी, डेली मैं एक एक करके वीडियो डालता रहूँगा, और आप चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की वीडियो मैं आपको देता रहूँगा हिंदी में, आपको कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है, शुरू करते हैं संज्ञा। तो संज्ञा की परिभाषा क्या है, सबसे पहले पूछी जाएगी परिभाषा। परिभाषा पूछी नहीं जाती, लेकिन इस परिभाषा को याद रखने का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए कोई वाक्य लिखा हो तो उसमें पूछेगा कि संज्ञा ढूंढ के बताओ, या आपको पता होना चाहिए किस तरह की संज्ञा है, पूछता है। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि भाव आदि नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। यानी किसी व्यक्ति का नाम हो गया, किसी स्थान का नाम हो गया, किसी भाव का नाम हो गया, यानी भाव जानते हो खुशी, स्थान का नाम क्या है प्रयागराज, वस्तु बाल्टी हो सकती है, और व्यक्ति रमेश होता है, यानी किसी भी व्यक्ति जिसका नाम हो उसे हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। संज्ञा के मूल 2 प्रकार की होती हैं। क्या होती हैं संज्ञा? 2 प्रकार की होती हैं। सबसे पहली यथार्थवाचक संज्ञा, और दूसरी भाववाचक संज्ञा। संज्ञा का मूल रूप है, हालांकि यहाँ से क्वेश्चन अभी तक आया नहीं, लेकिन मूल रूप आपसे पूछ सकता है कि संज्ञा के मूल रूप से कितने प्रकार की होती है। संज्ञा मूल रूप से 2 प्रकार की होती हैं, जिसमें यथार्थवाचक यानी दृश्य रूप, दृश्य रूप, और इसके 4 भेद भी आ जाते हैं। दृश्य रूप यानी जिनको हम देख सकते हैं, यथार्थ मतलब जो हमारे सामने हो, जो हमारे सामने उसे हम यथार्थवादी कहते हैं, यानी यथार्थ है, सामने है, दृश्य है, देख सकते हैं। भाववाचक क्या? अदृश्य, जिसे हम देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। जैसे ईमानदारी आप महसूस कर सकते हो या देख सकते हो, महसूस कर सकते हो। खुशी महसूस कर सकते हो, जलन महसूस कर सकते हो। इस तरीके जो भाव उत्पन्न होते हैं, घृणा, दोष आदि जो भाव उत्पन्न होते हैं, ये सारे हमारे भाववाचक संज्ञा में आती है, यानी अदृश्य संज्ञा रूप है। तो मूल रूप से 2 प्रकार, यथार्थवादी और भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा अदृश्य, यथार्थवादी संज्ञा दृश्य रूप में। दृश्य रूप की जो संज्ञा होती है, तो इसमें कितने भेद होते हैं? इसके 4 भेद। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा, यानी द्रव्यवाचक संज्ञा को पदार्थवाचक संज्ञा हम, जैसे घी, नून, तेल आदि, इस तरीके से द्रव्यवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा में आते हैं समुदाय, समुदाय का बोध होता है, यानी 5 चाबी, इस तरीके जो समूह बनता है वो समुदायवाचक संज्ञा होती है। आगे बढ़ते हैं। प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के 5 वेद माने जाते थे। जो हमारी पहले की हिंदी थी, प्राचीन हिंदी, उसमें संज्ञा के 5 वेद माने जाते हैं। लेकिन जो
अब जो आधुनिक हिंदी के अनुसार संज्ञा के 3 भेद होते, तो पहले पे 5 भेद बताइए कौन कौन से। तो पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा, पदार्थवाचक यानी द्रव्यवाचक संज्ञा जैसे घी, तेल आदि, ये पदार्थवाचक द्रव्य है, जो द्रव्य पदार्थ होते हैं, दूध, दही, इस तरीके द्रव्यवाचक संज्ञा में आ जाते हैं। और लास्ट में आता है समूहवाचक संज्ञा। लेकिन अब क्या है, आधुनिक हिंदी के अनुसार संज्ञा के 3 भेद हो गए हैं, जिसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, और जातवाचक के अंदर ही पदार्थवाचक और समूहवाचक संज्ञा को मर्ज कर दिया गया है। ये बात याद रखनी है। तो आधुनिक हिंदी के अनुसार 3 भेद, जबकि प्राचीन हिंदी के अनुसार साथियों 5 भेद होते हैं संज्ञा के। तो इसमें आधुनिक हिंदी के अनुसार 3 भेद कौन कौन से, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक। जातिवाचक के अंदर ही द्रव्यवाचक, समूहवाचक संज्ञा को रख लिया गया है। अब बताते हैं इसकी पहचान करनी कैसे है। यानी मान लीजिए कोई शब्द आ गया है, कोई वाक्य आ गया, तो उसमें पूछेगा भाववाचक संज्ञा बताओ इस वाक्य में, तो उसकी पहचान कैसे करनी है, जातिवाचक संज्ञा की पहचान कैसे करनी है, व्यक्तिवाचक संज्ञा की पहचान कैसे करनी है, या भाववाचक संज्ञा की पहचान कैसे करनी है, तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि किस तरीके से आपको संज्ञा की पहचान करनी है, ताकि आपके एग्जाम में आप अच्छे से क्वेश्चन को टैकल कर पाएँ। ठीक है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात करें तो जैसे ये हमेशा हमें दिखती है, जो व्यक्ति होगा भाई दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा, बिल्कुल दिखाई देगा। सदैव एक वचन होता है, भाई राम किसी का नाम है यानी व्यक्ति है, जो भी व्यक्ति वो सदैव एक वचन ही होगा, जैसे राम, श्याम, मोनू, सोनू, इस तरीके जो शब्द होते हैं वो सदैव एक वचन है, यानी जो व्यक्ति दृश्य है सदैव एक वचन में आएगा। दुनिया में विशेष और अकेली, मान लीजिए आप हैं, आपका नाम कुछ होगा, यानी मान लीजिए आपका नाम रमेश है, तो रमेश एक ही तो व्यक्ति है, रमेश नाम के अलग व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन आप विशेष हो ना, आपके जैसा कोई तो दूसरा रमेश होगा नहीं। तो दुनिया में विशेष यानी अकेली वस्तु होती है, जैसे प्रयागराज भी अकेले ही है, मेरठ, रमेश, ताजमहल, माउंट एवरेस्ट, इस मान लीजिए कि सदैव एक वचन, और दुनिया में उसकी जैसी कोई दूसरी वस्तु ना हो और वो चीज़ दिखती हो, तो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसकी इस तरीके से पहचान की जाती है। कैसे पहचान की जाती है? आपको चीज़ दिखाई दे रही हो, वो दुनिया में उसके अलावा कोई दूसरी चीज़ ना हो, और सदैव एक वचन में होती है, तो कौन सी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा की बात करें तो जातिवाचक संज्ञा में दृश्य होती है, इसका हम बहुवचन बना सकते हैं, या जिसके जैसे और हो, जैसे कुत्ता। कुत्ता में आप भेद कर सकते हो क्या? कुत्ता जो है या लड़का है, लड़के तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन रमेश एक ही है ना। पहला अंतर समझना है। मान लीजिए रमेश की बात हो रही, तो रमेश एक ही है, पर्टिकुलर एक ही आदमी है। लेकिन लड़का तो बहुत सारे हो सकते हैं, कुत्ते भी बहुत सारे हो सकते हैं, लड़की भी बहुत सारी हो सकती है, पहाड़ तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन माउंट एवरेस्ट एक ही है। तो यह बात आपको डिफरेंस समझ में आया कि जातिवाचक संज्ञा में जहाँ पे इसके बहुवचन बना दें, दृश्य और बहुवचन बन सकता हो जातिवाचक संज्ञा, जबकि व्यक्तिवाचक संज्ञा सिर्फ अकेली होगी, दृश्य होगी, और विशेषकर अकेली होगी, जिसका कोई हम बहुवचन नहीं बना सकते। बात समझ में आई? अब ये दो चीज़ें आपको क्लियर हो गई, व्यक्तिवाचक, भाववाचक। अब हम व्यक्तिवाचक, जातिवाचक। भाववाचक संज्ञा जो है दृश्य, दिखती नहीं है, सदैव एक वचन रहती, जिसे प्लेट में ना परोसा जा सके। यानी जैसे, क्योंकि इसमें क्या होता है कि भाव उत्पन्न होता है, सदैव एक वचन होती है। जो संज्ञा हमें दिखाई नहीं पड़ती, जैसे घृणा है, दोष है, ये आदि भाव हैं, एक वचन में है, एक वचन में है, भाव है एक वचन में, इनको महसूस करते हैं। क्या इनको भाव को प्लेट में परोस दोगे क्या? आप आलू को तो प्लेट में परोस सकते हो, लेकिन आप भाव को क्या प्लेट में परोस सकते हो? नहीं, नहीं परोस सकते। तो इस तरीके से आपको भाववाचक संज्ञा याद रखनी है। जैसे मोहब्बत, मोहब्बतें, नफरत, बुराई, जातिवाचक संज्ञा होंगी क्योंकि बहुवचन में होंगी। देखो, जो आपको बहुवचन दिख जाए, यानी जिस संज्ञा का बहुवचन बन जाए तो जातिवाचक संज्ञा, जिसका एक वचन सदैव रहे और दृश्य हो, जो दिखती हो, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो दिखती नहीं एक वचन है वो भाववाचक संज्ञा। बात समझ में आ गई? इतनी चीजें आपको याद रखनी है। व्यक्तिवाचक संज्ञा जो किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु स्थान का नाम का बताती है, यानी जातिवाचक व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? जो किसी व्यक्ति का स्थान बता रही है, उसका नाम बता रही है, उसे हम व्यक्तिवाचक। जैसे ताजमहल तो एक ही है, यमुना भी एक ही, गंगा एक है, दिल्ली का लाल किला भी एक ही है इस दुनिया में, ठीक है। तो दिल्ली का लाल किला एक ही है। तो यानी एक किसी विशेष व्यक्ति की बात हो रही हो, या विशेष वस्तु की बात हो रही है, या विशेष स्थान की बात हो रही है, वहाँ पर हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है। सदैव एक वचन, दृश्य, और एक पर्टिकुलर दुनिया में अकेली चीज़ हो तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर दुनिया में उसके जैसे और हो, जैसे कुत्ता, लड़का, बिल्ली, लड़की आदि, इस तरीके से, तो वहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा हो जाती है। यानी दुनिया में, और जैसे मान लीजिए जाति है, जाति तो बहुत सारी जाति होती ना, तो इस तरीके से जो एक सिर्फ अकेली हो इस पृथ्वी पर वो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसके जैसे और भी हो वो भाववाचक संज्ञा में आती है। यानी समझ गए होंगे अब बात। अब जैसे हैदराबाद, हैदराबाद तो एक ही है ना, तो हमारी ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। गौतम बुद्ध नगर भी एक ही है,
पवन उत्तर प्रदेश, माउंट एवरेस्ट इसरो अमेरिका, बुध इंटरनेशनल सर्किट सचिन, रमेश जनवरी, चैत्र पृथ्वी चंद्रमा। ये आदि कौन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी दुनिया में सिर्फ एक अकेली चीज का बोध करा रही है, सदैव एक वचन है। ठीक है। अब जातिवाचक संज्ञा, जातवाचक संज्ञा की हम लोग बात करेंगे। तो जातवाचक संज्ञा आप देखिएगा कि दृश्य, आपको दृश्य दिख रही हैं, दिखती, ये संज्ञाएं दिखती हैं, बहुवचन होती हैं, जिसके जैसे और हो। मैंने क्या बताया, जिसके जैसे और हो तो वो जातिवाचक संज्ञा होगा। ये संज्ञा किसी की जात या जाति का बोध कराती है, आपकी जाति का बोध कराती है। लड़का, लड़का एक जाति है, लड़की भी एक जाति है, कुत्ता एक जात है, बिल्ली एक जात है, यानी जाति का बोध कराती है। उदाहरण नदी, अब नदी में बहुत सारी नदियां आ गई, गंगा यमुना सरस्वती, इस तरीके से नदियां आ गई। लेकिन अगर सरस्वती की बात करें तो दुनिया में एक ही, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। जबकि नदी की बात करें तो और सारी नदियां, बहुत सारी नदियां, माही है, तुंगभद्रा, इस तरीके से जो बहुत सारी नदियां, तो जातिवाचक संज्ञा। जानवर, जानवर में तो बहुत सारे आते हैं, इंसान भी जानवर में आ जाता है, मनुष्य भी जानवर में ही आता है। ठीक है। अध्यापक भी बहुत सारे होते हैं। अगर यहाँ पर कहते हैं रमेश अध्यापक, अगर यहाँ पर रमेश की बात होती तो वो जाति, तो व्यक्तिवाचक हो जाता है, यानी एक जाति, एक समूह का बोध कराए, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आम, चावल, आम के सो बहुत सारे वेराइटीज हैं, सेब, लेखक, लैपटॉप, मोबाइल, डायरी, पेन, लड़का, काली गाय, काली गाय, बहुत सारी हो सकती हैं। तो ये किसी जाति या जाति का बोध कराती है। ये सदैव बहुवचन होती है, दृश्य होती है, जिसके जैसे और हो। ये बात याद रखनी, तीन चीज़ें महत्वपूर्ण है, आपको ये याद रखना, आप आराम से जातिवाचक संज्ञा पहचान पाएंगे। प्रकृति आपदा जातिवाचक संज्ञा में रखा जाएगा, जैसे भूकंप, ज्वालामुखी आदि। ये आपका एक नोट करके पॉइंट आप लिख लीजिएगा अपने नोट्स में कि प्रकृति आपदा जो है वो आपको जातिवाचक संज्ञा में रखा जाएगा। आप इस जो मैंने आपको आज क्लास करवाई है, आगे हम जातिवाचक संज्ञा के बाद भाववाचक संज्ञा पढ़ेंगे, और भी संज्ञा की 2 क्लासें और आएंगी 5-10 मिनट की, उसमें मैं आपको संज्ञा कंप्लीट करा दूंगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। संज्ञा के बारे में आज हमने पहले दिन बात करी, सबसे अच्छा रहा कि संज्ञा को आज समझ पाए होंगे। नहीं समझ पाए तो वीडियो को दोबारा देखें और कमेंट कर दिया करें कि ये पार्ट नहीं समझ में आया, तो मैं आगे और थोड़ा इंप्रूव करके आपको पार्ट समझाता रहूँगा। तो थैंक यू, जैन, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह की जानकारी देखने के लिए, इसी तरीके की क्लास देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। टारगेट विद द किल, इंस्टेड टारगेट विद द किल, हिट द लाइक बटन, शेयर। थैंक यू, जैन, बाय बाय, टेक केयर।